नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 क्रिसमस संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट गोंदिया रोड पर स्थित ग्राम मंगोली कला के पास यात्री बस पलटी, एक महिला सहित 2 लोग हुए घायल। बेहरई में हुआ दर्दनाक हादसा, पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की हुई मौत, पिकअप वाहन भी अनियंत्रित होकर पलटा। विभिन्न मांगों को लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के द्वारा काली पट्टी बांधकर किया गया विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया बीएसएनएल को डुबोने का आरोप। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। कॉलेज में सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने मचाया हंगामा, कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, 2 दिनों का दिया अल्टीमेटम, कहा सीट नहीं बढ़ी तो कॉलेज में ताला जड़कर करेंगे उग्र आंदोलन। जिले भर में पूर्ण आस्था भाव के साथ महिलाओं ने मनाया हर्षठ का त्योहार, संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा हर्षठ माता का व्रत। मूसलाधार बारिश के चलते जिले भर के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण नदी नालों में बने पुल पुलिया से पानी का तेज बहाव होने के चलते कई पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो वहीं कई पुल पुलिया टूट भी चुकी है। इसके अलावा विभिन्न पुल पुलिया और गाँव को जोड़ने वाली सड़कें पानी में बह चुकी है, जिससे कई गाँव का संपर्क एक दूसरे से नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थानीय लोग अपने गांव में ही कैद होने के लिए मजबूर हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर शांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अरनामेटा का है, जहां नाले पर बनी पुलिया और सड़क पानी के तेज बहाव में टूटकर बह गई, जिससे कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। बताया जा रहा है कि साल भर पूर्व ही पंचायत के द्वारा इस पुलिया का मरम्मत का कार्य करवाया गया था, जो पहले ही बारिश में टूटने की वजह से स्थानीय लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जहां अरनामेटा पुलिया और सड़क पानी में बहने के चलते गांव के लोग गांव में ही कैद होने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं बहुत अधिक आवश्यक काम होने पर स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर घूमकर आवागमन करना पड़ा। मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत अरनामेटा के नवनिर्वाचित सरपंच भादोलाल उइके ने बताया कि पिछले साल पंचायत के द्वारा उक्त नाले की पुलिया का मरम्मत की गई थी, जो पहली बारिश में टूट चुकी है, और पुलिया को जोड़ने वाली सड़क भी इस बारिश में बह गई है, जिससे लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि सड़क पुलिया के टूटने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। भारतीय दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को 4G सेवा प्रदान किए जाने, हाल ही में बढ़ाए गए काम के समय को वापस लेने, वीआरएस नीति को हटाने और बीएसएनएल का सेवा क्षेत्र बढ़ाए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बुधवार को बीएसएनएल कार्यालय में किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन के पदाधिकारी, सदस्यों व अन्य कर्मचारियों ने सरकार का विरोध करते हुए सरकार की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएसएनएल एम्प्लॉइज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार पर निजी संचार सेवा को लाभ पहुंचाने और बीएसएनएल को जानबूझकर डुबोने का आरोप लगाते हुए अन्य सरकारी कंपनियों की तरह बीएसएनएल का भी निजीकरण किए जाने की आशंका जताई, जहां उन्होंने उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाते हुए मांग पूरी न होने पर प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे देश में बड़ा आंदोलन किए जाने की रणनीति बनाने की बात कही है। कर्मचारी भाई भाई लेकर रहेंगे, भाई भाई लेकर कर्मचारी भाई भाई लेकर रहेंगे, भाई भाई। इसका मुख्य कारण ये है, हमारी 3 डिमांड है, ये मांगे हैं भारत सरकार से। सर्वप्रथम हमारी मांग है कि हमको 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस आवंटित किया जाए, जिसके कारण कि हम इस प्राइवेट फील्ड में लोगों को बराबर से अच्छी सुविधाएं दे पाए और बीएसएनएल का विकास कर पाए। आज दिनांक तक भारत सरकार बार बार हमें बोलती जाती है कि आपको 4G का स्पेक्ट्रम देंगे, हमें न देते हुए वो प्राइवेट ऑपरेटर्स जियो, रिलायंस, आइडिया इनको दे रही है, जिस कारण कि हम अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे। दूसरा हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि कर्मचारियों के हित का कभी नहीं सोच रही गवर्नमेंट। उन्हें पहले एक श्रम कानून होता था जिसमें 6 घंटे आपको काम करना था, अभी 12 घंटे काम करने के लिए हमें वो प्रेशर बना रही है, और कुछ सर्कलों में इसको वहाँ के सीजीएम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं कि कर्मचारियों को प्रेशर बनाओ। तीसरा, अभी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 1,44,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिए रिवाइवल के नाम पे,
लेकिन ये रिवाइवल हमें नहीं लगता कि वो हमको रिवाइवल के नाम पे हमारा पुनरुत्थान करे या हमको जीवित करे। अगर उसे जीवित करना होता तो 2019 से हमें वो 4G का स्पेक्ट्रम लाइसेंस दे देता, जिस कारण हम आज अपनी सुविधाओं को आम पब्लिक के पास अच्छे रूप से पहुँचे। प्रदर्शन किया है। आज जो हमारा प्रदर्शन है ये हमारे मुख्यालय जो दिल्ली मुख्यालय है उनके आदेश अनुसार है। सन 2019 से भारत सरकार हिटलरशाही जो BSNL के विरुद्ध जो कर रही है कि हम आपको 4G स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, भारतीय जनता को बहुत अच्छी सेवा देंगे, ऐसा कह के हमें पहले 2019 में 90,000 हमारे कर्मचारियों को VRS दिला दिया गया कि आप एम्प्लॉय पहले कम करो, उसके बाद हम अच्छा पैकेज देंगे। हमने चलो 90,000 एम्प्लॉय को भी VRS दिला दिया। उसके बाद 2019 से आज तक 2022 तक न 4G मिला न BSNL का कोई अच्छा पुनरुद्धार हुआ। फिर 2022 में सरकार ने फिर योजना लाई कि लगभग 35,000 कर्मचारियों को VRS दिलाओ, फिर हम आपको BSNL का रिवाइवल करेंगे। तो ये तो सरकार दिनों दिन झूठ बोल रही है, न रिवाइवल अच्छा दे रही है न हमें 4G दे रही है। अभी ठीक उसके विपरीत 4G नेटवर्क के लिए रिलायंस, आइडिया, जियो, वोडा, अदानी जी, अंबानी जी सब लोग 4G सेवा नेटवर्क चालू कर दिए भारत में। और BSNL जो कि भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम है वह 4G सेवा नहीं दे पाई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि BSNL अच्छी सेवा दे। 4G की सेवा भारत में हर उपभोक्ताओं। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नगपुरा निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र कुसमारी ने मंगलवार की शाम 4 से 5 बजे के बीच स्वयं के पुराने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगपुरा निवासी जितेंद्र कुसमारे मंगलवार की शाम 4 बजे नए मकान में परिवार के सभी सदस्य थे उन्हें बताकर पुराने मकान में आराम करने चला गया था, जिसके 1 घंटे बाद उनका बेटा उन्हें बुलाने गया तो उनके पिता जितेंद्र फांसी पर लटका हुआ उसे दिखाई दिया, जिसके बाद उसने अपने परिजनों व पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर फांसी पर लटकी लाश को ग्रामीणजनों की मदद से नीचे उतारकर लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। 50 वर्षीय जितेंद्र कुसमारा ने किस कर्ज से फांसी लगाकर आत्महत्या की है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। हाँ, ऐसे ये दुकान तरफ से आए और बोलने लगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ डोंगर का, कपड़े लत्ते पैक कर देना। तो हमने बोला ठीक है, कपड़े लत्ते पैक कर देते हैं। कितने बजे की बात है कल की है? 4 या 5 के बजे। दूरभाष पर चर्चा में उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल ने बताया कि नगपुरा निवासी 50 वर्षीय ने स्वयं के मकान में मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसका शव बरामद कर लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया एवं रात हो जाने के कारण बुधवार को सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। किस कारण से जितेंद्र कुसमारे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले को जांच में लिया गया है। लालबरा में भी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को पुत्र की दीर्घायु व संतान प्राप्ति के लिए 17 अगस्त को नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर्षठ व्रत रखा गया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी तरह लालबरा में भी स्वर्गीय श्याम अवधवाल के निवास में 17 अगस्त को महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर हर छठ माता की विधि विधान से पूजा अर्चन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सुबह से पुत्र की दीर्घायु के लिए हर छठ माता का व्रत रखा व विधि विधान से हर छठ माता की पूजा अर्चना कर पुत्र की दीर्घायु, स्वास्थ्य व भविष्य की उज्जवल कामना की। चर्चा में महिलाओं ने बताया कि इस दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती है। इस दौरान उनके द्वारा भैंस के गोबर से लिपकर चौक बनाने के उपरांत मिट्टी की सहायता से हर छठ को गाड़ा जाता है, जिसमें हल्दी से पीला किया गया कपड़ा चढ़ाया जाता है एवं गुल्ली के तेल से दीपक प्रज्वलित किया जाता है। विधि रहती है, इसमें पूजा की जाती है। अपने बेटी की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। सभी माँ अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं। सुबह नहा धो के और आज भैंस के दूध की ही चाय पीते हैं। भैंस के दूध का महत्व है, इसका दूध, दही, घी उपयोग में लिया जाता है और पसई के चावल रहते हैं, उसी को बनाया जाता है, उसी को खाया जाता है। और पूजन की सामग्री रहती है इसमें सब केला, सेब, नारियल,
दूबा, चंदन, चावल, अक्षत, मौली धागा, सभी पूजा के सामान से पूजा किया जाता है। पलाश के वृक्ष की पूजा होती है आज, और शिव जी की पूजा की जाती है। ये पूजा यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को की जाती है, और आज बलराम जी का जन्मदिन भी रहता है। इसी तरह लांजी नगर व क्षेत्रों में संतान की सुख समृद्धि व दीर्घायु व मंगल कामना के लिए भाद्र मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को संतान की सुख प्राप्ति के लिए हर छठ माता का व्रत रख पूजा अर्चना की गई। प्राचीन परंपरा के अनुसार हल षष्ठी के दिन महिलाओं के द्वारा व्रत रख कर पूजन सामग्री एकत्रित कर सामूहिक रूप से पूजन कर संतान की सलामती के लिए कथा का वाचन कर पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान पंडितों के द्वारा कथा का वाचन किया गया तो अनेक जगह वरिष्ठ महिलाओं के द्वारा संतान से संबंधित कथाएं सुनाई गई। कथा के उपरांत आरती पूजन कर महिलाओं ने एक दूसरे को टुकनिया व दाने में लही, चना, महुआ, नारियल प्रसादी आदि का वितरण किया। बेटा बहू शादी हो गई राजा की, तो एक पुत्र हुआ उसका राजा की। फिर राजा के भी बेटे की भी शादी हुई, हो गई इसकी शादी बेटे की भी। अब इसमें वहाँ पे क्या हुआ, राज्य में अकाल पड़ा। अकाल में कहीं पानी नहीं, तो सब जनता त्राही त्राही होने लगी, कहने लगी कि राजा कुछ करो कि पानी गिरे, है ना, तो वर्षा हो। तो सब भूख प्यास से सब व्याकुल। इतने में राजा कहते हैं कि कैसा तो किसी पंडित को बुलाए, और भी जो जानने वाले थे बुला के हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, तो बताओ। तो राजा कहते हैं कि राजा को पूजा करा। इसी तरह वाराणसी में भी महिलाओं ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए 17 अगस्त को हल षष्ठी व्रत रख कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने अपने पुत्रों की आरती उतारी व उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए दिन व रात्रि का व्रत रखा। महिलाओं ने इस दौरान नगर के कई स्थानों पर एक साथ पूजा अर्चना कर अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करते हुए मां हल षष्ठी की पूजा अर्चना कर कथा का वाचन किया। की पूजा हल षष्ठी माता की पूजा की जाती है। इसमें बच्चों की दीर्घायु के लिए करते हैं। इसमें भैंस के दूध का उपयोग करते हैं, भैंस, और खेत में जो मतलब हल से जो नहीं जुता हुआ रहता है उसका उसका सेवन करते हैं। हाँ, पर छोड़ के चावल ऐसा। और इसमें पलाश और महुए के पत्ते और क्या बोलते पडार, इनका नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर के द्वारा अध्यक्ष पद संभालते ही बुधवार की सुबह नगर के बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा बस स्टैंड में जो भी समस्याएं हैं उसका हर संभव निराकरण कर बस स्टैंड को व्यवस्थित और सुंदर स्वरूप दिए जाने की बात कही। आपको बताएं कि नगर पालिका परिषद बालाघाट में जो भी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अध्यक्ष पद संभालते ही उनके द्वारा सर्वप्रथम बस स्टैंड का निरीक्षण किया जाता है। श्रीमती भारती ठाकुर के द्वारा उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए बस स्टैंड का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा बस स्टैंड की पूरी स्थिति का अवलोकन किया गया, यात्री प्रतीक्षालय, सुलभ शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। साथ ही उनके द्वारा मुन्ना गार्डन की स्थिति का भी जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने पाया कि मुन्ना गार्डन की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। पूरे बस स्टैंड का निरीक्षण करने के पश्चात बस स्टैंड को सुंदर स्वरूप देने का कार्य नगर पालिका के अमले को निर्देशित किया गया है। आज हम सब नगर पालिका का पूरा अमला, अधिकारी, कर्मचारी, हम सभी ने बस स्टैंड का दौरा किया, यहाँ घूमे, लोगों की समस्याएं सुनी और यहाँ यात्री प्रतीक्षालय जो है, सुलभ शौचालय और इसके अलावा यहाँ जो एक पुराना गार्डन हुआ करता था जो कि अब एक खुला स्पेस बन गया है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा। और जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, डिस्पोजल और जो भी यूजलेस चीज़ें, उसके लिए मैं सारे दुकानदारों से, यहाँ पे जो भी शॉपकीपर है उनसे निवेदन करूँगी कि वो कम से कम अपनी दुकानों के सामने एक बड़ा डस्टबिन रखें और जो भी डिस्पोजल और जो भी यूजलेस चीज़ें हैं वो उसमें डिस्पोज करें, ताकि आने वाले किसी भी यात्री को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और वो भी छोटी छोटी दुकान वाले भी आपको देख के ये सीखेंगे कि हमें डिस्पोजल नाली में या सड़क में नहीं फेंकना है। उसके अलावा हम जल्दी यहाँ पे
इस निरीक्षण के दौरान बसों के अव्यवस्थित खड़े होने तथा बस स्टैंड में ही बसों की धुलाई को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई तथा इसके संबंध में जल्द ही बस संचालकों की बैठक लेकर बस स्टैंड में बसों की धुलाई किए जाने पर रोक लगाए जाने की भी बात कही। साथ ही बस स्टैंड में मादक पदार्थों का सेवन कर डिस्पोजल पानी पाउच को कहीं भी फेंके जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इस पर पुलिस प्रशासन से बस स्टैंड में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती रखे जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने सभी दुकानदारों को अपने दुकान के सामने बड़ा डस्टबिन रखे जाने के लिए आग्रह किया। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बी सेन, नगरपालिका सीएमओ सतीश मर्सेनिया सहित अन्य पार्षदगण एवं नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बस चालकों की एक बैठक लेने वाले हैं और जिसमें ये प्रॉपर बसों की व्यवस्था को किया जाएगा कि उनकी जो धुलाई का काम यहाँ किया जाता है जिससे अनावश्यक रूप से यहाँ पानी भरा रहता है उस पर भी रोक लगाई जाए। और मैं एसपी महोदय से भी निवेदन करूँगी कि वो यहाँ पुलिस व्यवस्था को तैनात रखें। जो यहाँ पे मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है, जगह जगह जो कुछ ऐसे स्पॉट बन गए हैं जहाँ लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और ऐसी अनावश्यक चीज़ें यहाँ फेंक देते हैं जो कि अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि किसी भी शहर का बस स्टैंड जो होता है वो वहाँ का मेन पॉइंट कहलाता है। आने जाने वाले हर यात्री बस से उतर के पूरे शहर का भ्रमण नहीं करते, वो पहले बस स्टैंड को ही देखते हैं और उससे ही हमें शहर की स्वच्छता और सुंदरता का अंदाज लग जाता है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब इस सफाई और स्वच्छता व्यवस्था में हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना हम कोई भी स्वच्छता के कार्य, विकास के कार्य नहीं कर सकते। आगामी हमारी कार्य योजना में हमने इन सारी बातों को सम्मिलित किया है कि सुलभ शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय, बसों की जो कतारबद्ध बस खड़ी होती हैं और जो तालबरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 19 अगस्त को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी श्रद्धालुओं के द्वारा जोरों से की जा रही है। वहीं मूर्तिकार भी भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्तियों को अंतिम रूप देने के लिए साथ ही उसमें रंग पेंट करने लगे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और मूर्तियों को भव्य रूप देने के लिए मूर्तिकार दिन रात काम में जुट गए, परंतु लगातार 5-6 दिनों से हुई बारिश के कारण मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने में परेशानी हुई। साथ ही महंगाई के कारण मूर्ति के भाव में भी इजाफा होने की बात कही जा रही है। आपको बताया कि 2 वर्ष के कोरोना काल के चलते सभी पर्व फीके नजर आ रहे थे, परंतु कोरोना का भय खत्म होने के साथ ही 30 त्योहारों को लेकर सभी खासा उत्साह नजर आ रहा है। 19 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर भक्तजन तैयारी में जुट गए हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। जी, अभी कौन सी मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं? अभी कृष्ण भगवान है जी, तो किस तरह तैयारियां चल रही है इसके लिए? तो ये तैयारी चल रही, बरसात में बहुत दिक्कत हुई, मट्टी नहीं बनी। 1 महीना पहले से पूरा परिवार भिड़ता है जी, उनको रोजी नहीं मिल पाती और शासन से कुछ नहीं मिल पाता। सब मिट्टी वगैरह मिल पाती कि नहीं? मिट्टी शासन से भी नहीं मिल पाती, कहाँ से सब विकत लाना पड़ता है। ऐसा है। हाँ, जैसा अभी मूर्ति तैयार कर रहे हैं आप, तो कब तक तैयार हो जाएगा? जैसे अब बस ये हो ही गया, समझ लो कल हो जाएगी तैयार मूर्ति। कल हो जाएगा? हाँ, 15 दिन से कलर कर रहे हैं। इस बार क्या है कीमतों में? कीमत में कलर तो महंगा हो गया है, इसी हिसाब से महंगाई बढ़ते चल रही है, उस हिसाब से मूर्तियों के रेट भी बढ़ते चलेंगे। तो जैसे बारिश हुई अभी, तो किस तरह से परेशानी हुई आप लोगों को? बारिश हुई तो बहुत परेशानी हुई, मूर्ति सूखी नहीं, गीली मूर्ति थी, उनको अंगार जलाया गया, अंगार में सुखाया गया, फिर पेंट किया गया। यानी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी? हाँ, कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और जैसे मान लीजिए मिट्टियाँ उपलब्ध हो पाती है आप लोग को? मिट्टी तो बहुत दूर से लाना पड़ता है, बोला जाए तो लाल बर्रे में मिट्टी उपलब्ध है ही नहीं है हमारे लिए। अगर जनपद पंचायत ने दी भी है तो पोटिया पाट घाट में दी है। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पोटिया पाट वही करीबन 7-8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो फिर लाते हैं वहाँ से मिट्टी? मुश्किल है, वहाँ से तो नहीं लाते, लेकिन इधर ही अपने आजू बाजू आंवला कनार पनबीरिया से खेतों में मिट्टी निकालने का काम, या कोई तालाब वालाव गड्ढा बना रहा है, वहाँ जाके मिट्टी लेके आते हैं तो क्या लगता है वहाँ लागत ज़्यादा लग जाएगी? वहाँ की लागत ज़्यादा लग जाएगी। जैसे इधर से 500-600 रुपये में आ जाएगी, तो उधर से 1500-2000 रुपये में आएगी। इसी तरह वाराणसी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 19 अगस्त को पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाएगा। इसी तारतम्य में नगर के मूर्तिकारों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का रंग रोपण प्रारंभ कर दिया है।
हालांकि वर्षा के कारण उन्हें इस मर्तबा काफ़ी परेशानी का दंश भोगना पड़ा। कुछ मूर्तियां पानी की वजह से जहां गीली हो गई, वहीं कुछ मूर्तियों के रंग रोगन बारिश के चलते पुनः किए जाने की बात कही जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेंटिंग वेंटिंग चालू है, उस तरह से काम चालू है तो मतलब काम चालू है, ग्राहक आ रहे हैं। उनको दिखाया भी जा रहा है मूर्ति को? हाँ, मूर्ति दिखाई जा रही है, ग्राहक लोग आ रहे हैं। अभी पानी वानी की वजह से दिक्कत हो गई थी, तो कोई मतलब ग्राहक लोग आ नहीं पा रहे थे। अब मौसम खुलने की वजह से आज से चालू हुआ थोड़ा सा। हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला हर छठ का त्यौहार जिले भर में महिलाओं के द्वारा बड़े ही आस्था भाव के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सुबह स्नान कर श्रृंगार कर हर छठ का व्रत रखा और पूजा अर्चना की। उसके बाद दोपहर के समय में सामूहिक रूप से महिलाओं ने एकत्रित होकर हर छठ की पूजा की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती है। हर छठ के त्यौहार के संबंध में जानकारी देते हुए व्रतधारी महिला श्रीमती संगीता राहंगडाले ने बताया कि यह हर छठ का त्यौहार संतान की सुख समृद्धि तथा उनके जीवन में सुख शांति रहे इस कामना के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भादो मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाते हैं। इस त्यौहार में महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। हाँ, ये पर्व हर छठ माता का शंकर भगवान, पार्वती माता एवं गणेश जी की पूजा की जाती है और इसमें मतलब यह पर्व इसलिए मनाया जाता है कि अपनी संतान जो है सुखी रहे, समृद्धि आए, उनके जीवन में सुख शांति आए, इसलिए किया जाता है। इसी तरह मॉयल नगरी भरवेली के वार्ड नंबर 3 शिव मंदिर के पास ऊंची बारंग में व्रतधारी महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक रूप से हर छठ पर्व मनाया गया। यहाँ महिलाओं ने एक साथ बैठकर विधि विधान के साथ हर छठ पर्व की पूजा अर्चना की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में बालाघाट नगर में बुधवार की दोपहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा काली पुतली चौक के समीप हनुमान मंदिर से प्रारंभ हो गई, जो काली पुतली चौक से मेन रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय विचार मंच के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित किया गया। इस तिरंगा यात्रा में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों के अलावा नगर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राएं हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। छात्र छात्राएं व रैली में शामिल लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। इस भव्य तिरंगा यात्रा में गूंज रहे देशभक्ति गीतों से शहर गुंजायमान हो उठा। तिरंगा यात्रा के दौरान पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेखा विसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, ऋषभ वैद, वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती भारती पारदी, डॉक्टर BM शरणागत, महेश खजांची सहित शहर के गणमान्य नागरिकगण व सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समापन के दौरान संबोधित करते हुए राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हम बालाघाट के लोग नमन करते हैं उस इतिहास को, उन वीर गाथाओं को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने अपना बलिदान दिया। देश के वीर जवानों ने अंग्रेजों से सामना किया और 15 अगस्त को अंग्रेजों का झंडा नीचे कर अपने देश का तिरंगा फहराया गया।